नाज़रीन आदाब। अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से आपके सामने हाज़िर है और आज जिस मौज़ू पर मैं बात करने जा रहा हूँ, वो है आयनी तरमीम के अंदर उसके ख़द-व-ख़ाल जो वाज़ेह होना शुरू हुए हैं, वो क्या हैं? अब बहुत सारे लोग जो हैं, वो ये समझ रहे हैं कि ग़ालिबन आयनी तरमीम जो है, वो मुकम्मल तौर पर स्कटल हो गई है 8 जजेस के फ़ैसले के बाद। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि इसका कोई इससे शायद इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अभी भी ये आयनी तरमीम आ रही है। आयनी तरमीम जो है, उसके अंदर लेकिन अलबत्ता काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन नहीं दी जा रही। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर इस वक़्त ये है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन नहीं दी जा रही। हुकूमत जो है उसने ये फ़ैसला कर लिया है क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रोल बाय द वे इमरान खान साहब को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, क्रेडिट देना चाहिए मौलाना फ़ज़लुर रहमान को। क्योंकि मौलाना फ़ज़लुर रहमान के जो 5 वोट हैं सेनेट के अंदर और 8 वोट हैं नेशनल असेंबली के अंदर, उसकी वजह से ये मामला तय हुआ है कि क्योंकि मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने कहा कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा को आपने एक्सटेंशन या उनकी मुद्दत मुलाज़मत में तौसील नहीं करनी। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि वो फंडामेंटली इस एक्सटेंशन वगैरह के खिलाफ हैं और अगर वो इस वक्त एक्सटेंशन देंगे तो फिर मुस्तकबिल में दूसरों को भी, उनके मुखालफिन को भी एक्सटेंशन मिल सकती है। तो उन्होंने ये कहा कि जी सबसे पहले तो ये बात हमें ख़त्म करनी होगी और इस वजह से हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि काजी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन या मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं दी जा रही। जो कोई और जजेस हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में भी तोसी नहीं होने जा रही। जजेस सब के सब 65 साल की उम्र जो इस वक्त रिटायरमेंट की एज है, उसी पर रिटायर होंगे। दूसरी चीज़ जो होने जा रही है और मौजूदा चीफ जस्टिस के ऊपर इसका कोई इतलाक नहीं होने जा रहा क्योंकि वो तो मौजूद हैं, लेकिन जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, उनका रास्ता भी रोका जा रहा है। वो किस तरह से रोका जा रहा है? वो ये है कि मौलाना फजल रहमान ही की गालिबन ये तजवीज़ है कि 5 जजेस जो टॉप के हैं, उनमें से किसी एक को हैंड पिक करेंगी और एक कमेटी होगी और उस कमेटी के अंदर मुख्तलिफ उसके अभी खदोखाल वाज़ेह नहीं है, लेकिन उसके अंदर पार्लियामेंट के लोग मौजूद होंगे और ये बाय पार्टीज़ान होगी, यानी कि इसमें अपोज़िशन के लोग भी होंगे और हुकूमत के लोग भी होंगे और ये 5 जजेस को ये में से एक को ये सेलेक्ट करेंगे। मैंने कल इसकी थोड़ी-सी वज़ाहत की थी, मैं अभी थोड़ी-सी ब दोबारा से एक्सप्लेन छोटा-सा कर देता हूँ, हल्का-सा ब्रीफली कि जो 5 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सीनियर मोस्ट, उनमें नंबर 1 पे हैं मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस के बाद, सीनियर प्यूरी जज मंसूर अली शाह, नंबर 2 पर हैं मुनीब अख्तर, नंबर 3 पर हैं जस्टिस याहिया अफरीदी, नंबर 4 पर हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और नंबर 5 पर हैं जस्टिस काजी अमीनुद्दीन। ये लास्ट 2 में मुझे कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इनमें से जो पहले 2 हैं उनकी तो 100% फारिग होंगे वो, लेकिन जो अगले 3 हैं उनमें से जो मेरे ख्याल में मतलब जो आइडियल कैंडिडेट हो सकते हैं वो जस्टिस याहिया अफरीदी हो सकते हैं क्योंकि उनके खिलाफ पीटीआई को कोई दुश्मनी नहीं है, उनसे एस्टेब्लिशमेंट की कोई दुश्मनी नहीं है, वो हुकूमत से कोई दुश्मनी नहीं है और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो बोलते कम हैं। 24 घंटे उनकी ज़बान जो है ना उसके आगे कुछ बंधा हुआ नहीं है। वो मुस्तकिल बोलते नहीं रहते, कोई ना कोई कभी कहीं जाके तकरीर कर रहे हो, कभी कहीं जाके तकरीर कर रहे हो और जो फ़ैसला उन्होंने करना है वो फ़ैसले में वो लिख देते हैं। काज़ी फ़ाइज़ ईसा को उन्होंने बेल आउट करना था, उन्होंने 7-8 लाइनों की और जहाँ पर उन्होंने इख्तलाफ करना था, वहाँ पर फिर उन्होंने ऐसी की तैसी फेरी हुई है। मैं अपनी स्टोरीज़ के अंदर उनके जो रेफ़रेंस है उनको कोट कर चुका हूँ, उनका जो इख्तलाफी नोट है और जब उन्होंने तो ये उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। मगर आपको पता है कि लोगों को पसंद नहीं आते इस तरह के लोग जो कानून की बात करते हों और बिल्कुल सीधे-सीधे चलने वाले हों और हैंकी-पैंकी ना करते हों, जिनको हमारे शेख रशीद के जो से टर्मिनोलॉजी एक मैं अगर लूँ तो शेख रशीद टाइप टर्मिनोलॉजी। तो हैंकी-पैंकी जो नहीं करते, उनमें जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो नंबर 1 पर है। आई थिंक ही वुड बी अ परफेक्ट चीफ जस्टिस बिकॉज़ उनके ऊपर कोई इस किस्म का इल्ज़ाम नहीं है कि इन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर की तरह 63 ए के अंदर कानून को रीराइट किया है, आइन को रीराइट किया है, बल्कि इन्होंने लिखा था उसमें कि ये आइन को रीराइट किया जा रहा है। उनके ऊपर जो है वो आइन को रीराइट करने का एक और मुद्दा भी उन पर नहीं डाला जा सकता कि जिस तरह से जनरल बाजवा को पल्ले से जस्टिस मंसूर अली शाह के ऑथर्ड जजमेंट में फैसला 6 महीने दिए गए कि आप जो है वो हमने एक्सटेंशन आपकी अप्रूव कर दी है, लेकिन इसको आपको पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना पड़ेगा, इसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, इसके लिए 6 महीने का वक्त हम आपको देते हैं। तो ये जो टोपी ड्रामे आइन की तशरीह के नाम पर किए जाते हैं वो कम अज़ कम याहिया अफरीदी के साथ मुंसलिक नहीं है। अगले दोनों के साथ भी आइन के साथ इस तरह की कोई खिलवाड़ की मुंसलिक नहीं है, मगर ये जो हरकतें हैं उससे बड़ा नुकसान होता है। अभी भी जो ये फैसला आया है उसमें ये तीनों जजेस जो हैं याहिया अफरीदी हों और उसमें याहिया अफरीदी का जो जजमेंट है वो बिल्कुल साउंड जजमेंट है। उन्होंने जिस चीज़ की बात की है उसके अंदर बाकायदा आइन का एक हवाला दिया, कानून का हवाला दिया है। बाकी वालों की आप जजमेंट्स पढ़ लें, आपको ऐसा लगेगा कि एक मज़ाक़-ख़ेज़ किस्म की एक बात जो है ना वो सामने आ रही होती है आपके। तो ये एक एडवांटेज है कि जस्टिस याहिया अफरीदी वो इस तरह के बंदे हैं। अगले दोनों जो जजेस हैं वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वो सिस्टम के अंदर इमरान खान की जो मौजूदगी है उसको वो उनका अलाइनमेंट जो है ना वो इस तरह से मेंटली है,
कि इमरान खान जो है वो सिस्टम में एक इरिटेंट है और इमरान खान जो है वो सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है और कानून के ऊपर वो किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हाँ, उनके सामने इस तरह का केस आ जाए जिसमें इमरान खान जो है वो बरी होते हों तो वो बरी करेंगे। लेकिन अगर उनके पास ये ऑप्शन आ गया कि इमरान खान को 1 हफ्ते की सज़ा दी जा सकती है और 2 साल की दी जा सकती है, तो वो शायद 2 साल वाला ऑप्ट करेंगे। तो एक तो ये चीज़ है कि अगले चीफ जस्टिस का रास्ता रोका जाएगा बजाय इसके कि पिछले चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक की जाए, नंबर 1। नंबर 2 जो चीज़ है वो है एक आइनी अदालत की बात। ये 2010 में जब 18वीं तरमीम आई थी उस वक्त भी ये तरमीम में का हिस्सा बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस वक्त ये मामला नहीं तय हो सका था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर इसको 2006 में जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान साइन हुआ था, उसमें ये फैसला ज़रूर हुआ था कि ये जो ये एक आइनी अदालत हम बना देते हैं, उससे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर बर्डन कम होगा और वो आइनी अदालत जो है वो आइनी मामलात को चेक किया करेगी। उसके अंदर 5 एक तो नए जजेस की तैनाती होनी है, तो उससे कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता है, कुछ जजेस को फ़ायदा हो सकता है कि कुछ लोगों को यहाँ से हटा के वहाँ लगा दिया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि और ऐसा भी हो सकता है कि मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह दोनों को उधर भेज दिया जाए, तो उनकी कोई छुट्टी भी नहीं हुई, उनकी पर्क्स भी बरकरार रह गई और अब ये भी इस आइनी तरमीम के अंदर जो है वो मुजवज़ा तौर पर बात जो है वो आ रही है कि जो जज किसी एक अदालत से दूसरी अदालत में ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उसके कॉन्सेंट की ज़रूरत नहीं है। जो उसको कहा जाएगा वो उसके ऊपर बजा लाना हुक्म लाज़मी होगा। इसमें भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वाला जो एंगल है वो आ सकता है। और फाइनली इसके अंदर जो चीज़ है वो है कि जो 63A है कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसको मुनीब अख्तर साहब ने रीराइट किया था, उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि उस शख्स का वोट भी नहीं गिना जाएगा। तो इस चीज़ को वापस रिवर्ट करेगी पार्लियामेंट। जो वोट देगा अपनी पार्टी की ऑर्डर्स से हट के वो डिस्क्वालीफाई होगा। ये 18वीं तरमीम का हिस्सा था और उससे पहले जो है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने डिफेक्ट करवाए थे बहुत सारे लोगों को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन पैट्रियट्स बनाई थी उन्होंने, पीपीपीपी, 5 पी थे। और मुस्लिम लीग नून के भी बहुत सारे लोगों को, फिर इंडिपेंडेंट्स को उन्होंने डिफेक्ट करवाने की, इंडिपेंडेंट्स को उन्होंने ज़बरदस्ती करवाया था, कुछ लोगों को डिफेक्ट करवाया था, काफ लीग में शामिल करवाया था मुख्तलिफ जमातों से। तो ये डिफेक्शन क्लॉज जो है इसको ऐड करवाया गया था कि अगर आप डिफेक्ट करते हैं तो आपका वोट काउंट होने का कोई चक्कर नहीं था। वोट काउंट होगा, हर हाल में होगा। ये पॉसिबल नहीं है कि कोई शख्स वोट डाले और वो काउंट ना हो। ये पाकिस्तान का आइन इजाज़त नहीं देता, कानून इजाज़त नहीं देता। लेकिन अगर उन्होंने कानून में वोट डाल दिया है तो फिर क्योंकि उन्होंने पार्टी के हुक्म की खिलाफ वर्जी की और पार्टी का कायद अगर उनके खिलाफ एक जो है वो केस डालता है इलेक्शन कमीशन में, तो इलेक्शन कमीशन फिर उसको डी नोटिफाई करेगा, उनको हेयरिंग की इजाज़त होगी अलबत्ता। जो कि सब कुछ मुनीब अख्तर के फैसले ने मलियामेट कर दिया था और बंदियाल थे उनके साथ, और उन्होंने ये फैसला किया था कि जो 63A का में अगर कोई बंदा जो है वो वोट डालेगा तो फिर वो सिर्फ डिफेक्ट करके वो उसका वोट भी काउंट नहीं होगा और वो साथ फारिग भी हो जाएगा। कानून बनने से पहले, इस फैसला आने से पहले जिन लोगों ने वोट दिया उनके ऊपर भी उसका इतलाक हो गया, वरना ये अगर नई कोई कार्रवाई डाली होती ना कि भाई आइंदा से ऐसे होगा, फिर भी कोई एक्सेप्टेबल था। लेकिन जिन लोगों ने आइन को पढ़कर ये फैसला किया कि हमने इधर वोट डालना है, हमें ठीक है हम डिफेक्ट होंगे और हमें अगर जो है वो उसकी वजह से दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ता है तो हम जाने के लिए तैयार हैं, डी-सीट होने के लिए हम तैयार हैं, उनके लिए उन्होंने वोट भी जो है वो उसका रास्ता बंद किया, क्योंकि वो इमरान खान को वापस पावर में और परवेज़ इलाही की वो पंजाब में हुकूमत बनवाना चाहते थे। इसके अलावा और कोई ये झूठ बोलता है कोई शख्स और वो मुनाफिकत करेगा, अगर उसको कंटेम्प्ट के डर से वो ये कह दे कि भाई ये इसलिए नहीं, ये तो आइन की तशरीह थी, लानत भेजता हूँ मैं झूठों पर। तो मैं ये अल्लाह भेजता है, मैं क्या भेजता हूँ। तो बात यह कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई। आइनी अदालत, जजेस के लिए कमेटी बनेगी उनकी आने के लिए, जजेस चीफ जस्टिस जो है वो सीनियर मोस्ट ऑटोमेटिकली नहीं होगा। नंबर 4 63A के अंदर जो है वो तब्दीली होगी। और नंबर 5 मैंने आपको बताया कि जो आइनी अदालत है उसके अंदर जो जजेस या कोई और भी अदालत है उसके अंदर अगर जजेस में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उनका कॉन्सेंट ज़रूरी नहीं है, हुकूमत जो ऑर्डर करेगी वो उसको करना पड़ेगा। तो ये अब देखते हैं कि कब आता है और कब पास होता है। आता है नहीं आता, पास होता है नहीं होता। गालिब इम्कान यही है कि ये आएगा भी और पास भी होगा। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।